दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ वी में एक बार पुनः उपस्थित हूं और आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शेयर के बारे में जानकारी लेकर आया हूं और बताना चाहता हूं उसके बारे में, क्योंकि वो अभी तक का सबसे बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है। उसमें जो आदमी 4-5 साल पहले पैसे लगाए थे, उनका पैसा लगभग जीरो हो चुका है। लेकिन फिर भी अभी कुछ लोगों को लगता है कि क्या उस शेयर में वैल्यू है और उस शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, उस कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उसका क्वेरी भी बहुत कर रहे हैं लोग और उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कारण से मैं इस स्टॉक पे अपना विचार लेके आया हूँ। लेकिन मैं पहले ही ये बात कह देना चाहता हूँ कि इसका पूरा एनालिसिस देख के ही डिसीजन लें कि क्या करना है, नहीं करना है। ये ऐसा न मत समझे कि मैं एनालिसिस लेके आया हूँ तो यह स्टॉक अच्छा स्टॉक होगा या बुरा स्टॉक होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। दोस्तों, अगर जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको समय से वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और समय से आपको वीडियो मिल सके। दोस्तों, बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हुए मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया का शेयर 4 रुपया 14 पैसा पे आज के डेट में ट्रेड कर रहा है और वह टेलीकॉम क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है, ये सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले आइडिया अलग हुआ करता था, वोडाफोन अलग हुआ करता था। लेकिन जब जियो की हवा चली और सारे कंपनियां हिल गई, चूंकि जियो ने आते ही सर्विस जो डाटा और कॉलिंग दोनों फ्री कर दिया, तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वोडाफोन और आइडिया ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया और मर्जर कर लिया। इस बीच में जो छोटी छोटी कंपनियां थी, जैसे एयरसेल थी, यूनिटेक थी, श्याम टेलीकॉम थी, ये सब कंपनी जो है बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। सारे पैसे आरकॉम थी, रिलायंस कम्युनिकेशन बर्बाद हो गई, किसी का अस्तित्व नहीं रहा। समय पे आइडिया और वोडाफोन ने हाथ मिला लिया, जिसके कारण अभी तक इनका अस्तित्व बना हुआ है। दोस्तों, अगर फिनेंशियली स्ट्रांगनेस की बात करें, फिनेंशियली स्टेबिलिटी की बात करें और सभी तरह से जो कंपनी का अगर आप ग्रेडिंग करेंगे टेलीकॉम सेक्टर की, तो पहले स्तर पर रिलायंस जियो है। रिलायंस जियो लगभग कर्ज मुक्त हो चुकी है, क्योंकि उसके जो 1 लाख करोड़ के आसपास कर्ज थे, उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, जो उसकी प्रमोटर कंपनी है, उसने उस कर्ज को अपने कंपनी में ट्रांसफर कर लिया और रिलायंस जियो को कर्ज मुक्त बना दिया, ताकि उसको डिसइन्वेस्टमेंट करके उसका वैल्यू अनलॉक करके पूरे रिलायंस इंडस्ट्रीज को ही कर्ज मुक्त कर दिया जाए। ये एक सोची समझी प्लान के तहत हुआ और उसी सापेक्ष में अभी जो आपने देखा, फेसबुक ने जियो में 43,000 करोड़ की डील की और उसके बाद आज सिल्वर टेक ने भी लगभग 5,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किया है जियो में, जो रिलायंस को कर्ज मुक्त बनाने के लिए है। दूसरी कंपनी आती है एयरटेल। एयरटेल भी कैश रिच कंपनी है, चूंकि इसका ओवरसीज बिजनेस भी है और एयरटेल सक्षम है, जो अभी उसका फिनेंशियल कंडीशन है वो सक्षम है जियो को टक्कर देने में और टक्कर दे भी रही है। अब बात आती है वोडाफोन आइडिया की, जिस पे बात करने आया हूं। तो वोडाफोन आइडिया पे दोस्तों मैं बताऊं कि 1,08,000 करोड़ रुपए का डेट पहले से इस पे था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन हुआ जिसमें भारत सरकार केस कर रखी थी एवरेज इनकम रेवेन्यू पर यूजर, ARPU बोलते हैं उसको। तो ARPU के आधार पे जो टैक्स कैलकुलेशन हुआ, उस टैक्स में कंपनी केस हार गई और उसमें वोडाफोन आइडिया पे 58,000 करोड़ का एक्स्ट्रा लायबिलिटी आ गया। इससे पहले ही कंपनी आर्थिक समस्या से गुजर रही थी, तो लगभग 1 साल पहले कंपनी ने लगभग 25,000 करोड़ का राइट इशू लाया था, जिसमें लगभग 50% से ऊपर स्वयं प्रमोटर ने उसको सब्सक्राइब किया था, ताकि उसको कर्ज से उबारा जा सके और कंपनी के फिनेंशियल हेल्थ को अच्छा किया जा सके। वहाँ तक तो कंपनी का जो प्रमोटर था वो पूरी तरीके से दिख रहा था कंपनी के साथ और उसको उबारने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन अब जो 58 करोड़ का
इस पे एक्स्ट्रा लायबिलिटीज आया, उसको देने में कंपनी या कंपनी का प्रमोटर दोनों में से कोई सक्षम नहीं था। उसने सुप्रीम कोर्ट और सरकार से गुहार लगाई कि हमें अगर एक्स्ट्रा रिबेट नहीं दिया गया, हमें प्रिविलेज नहीं दिया गया, तो मैं कंपनी को बैंकरप्ट करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, कंपनी को एनसीएलटी में ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मैं अपने पैसे को रिस्क में नहीं डाल सकता अब इससे ज़्यादा। दोस्तों, इसमें जो रिलायंस जियो पे जो लायबिलिटीज़ थी उसको उसने तुरंत सेटलमेंट कर दिया। जो एयरटेल पे लायबिलिटीज़ थी उसका भी उसने अधिकतर हिस्सा भारत सरकार को जमा कर दिया, लेकिन वोडाफोन आइडिया अभी तक उस पैसे का कुछ हिस्सा 2-3 हज़ार करोड़ ही जमा कर पाई है, जबकि लायबिलिटीज 58,000 करोड़ की है। इसका पुनः सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रहा है और थोड़ा सा सरकार और सुप्रीम कोर्ट का रुख नरम हुआ है, जिसके कारण लोगों में यह आशा जागी है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार मिलकर वोडाफोन आइडिया को बंद नहीं होने देंगे, इसलिए इस रेट पे इस पे निवेश करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, पिछले 5 साल में इसने कोई भी रिटर्न का इक्विटी होल्डर, शेयर होल्डर को कमा के नहीं दिया है और आगे भी जो कंपनी की स्थिति है 1,60,000 करोड़ के आसपास इसकी लायबिलिटी आ जाती है। और आज भी जो वोडाफोन और आइडिया का जितना क्षेत्र है, जितना उसका सर्किल है जहां वो सर्विस देती है, उसका पूरा का पूरा सिस्टम अभी तक 4G में अपग्रेड नहीं हुआ है। जब आप वोडाफोन आइडिया का सिम लगाएंगे, जब उसको चेक करेंगे तो 3G/4G आएगा लिख के। इसका मतलब है कि हर जगह उसका 4G सर्विस नहीं है। तो 4G जहां एयरटेल और आइडिया 5G का ट्रायल कर रहे हैं, 5G को मार्केट में लाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वहां अभी तक वोडाफोन आइडिया 4G में भी पूरे अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाई है। तो उसके पास कंज्यूमर क्यों टिकेगा? अगर आपको सही डाटा स्पीड आज के डेट में नहीं मिलती है तो कंज्यूमर वहां पे नहीं टिकेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। तो जो अब वोडाफोन आइडिया को अपग्रेड करने के लिए जो पैसे चाहिए, वो पैसे कहाँ से आएंगे? अगर गवर्नमेंट इसको पैसा चुकाने में कुछ रिलीफ दे भी देती है, कुछ टाइम होरिजन दे देती है, तो वोडाफोन आइडिया आखिर अपने सिस्टम को अपग्रेड करके जो इसका एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको रिटेन कैसे करेगा? यह अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। दोस्तों, अगर 3 साल की बात करें तो 3 साल में इसका जो सेल्स ग्रोथ है यह भी गिरा है। इसके कंज्यूमर लगभग पिछले 1 साल में 5.5% के आसपास कंज्यूमर कम हुए हैं, अर्थात वोडाफोन आइडिया के कंज्यूमर टूट के एयरटेल और जियो में जा रहे हैं। उसको रिटेन करने के लिए यह आवश्यक है कि ये अपने पूरे सिस्टम को, जो पूरा जितने सर्किल में इसका सर्विस है उस सभी को अपग्रेड करे और पूरे को 4G करके 5G के लिए तैयारी करे। लेकिन इतना पैसा इसमें, चूंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है टेलीकॉम इक्विपमेंट में और अपग्रेडेशन में, उतना पैसा वोडाफोन आइडिया के पास मुझे आता नहीं दिख पा रहा है। और ये पूरा संशय है कि गवर्नमेंट इसको कितना रिलीफ दे पाएगी। ये निश्चित है कि वोडाफोन आइडिया के बंद होने से कंज्यूमर को काफ़ी नुकसान होगा, एयरटेल और जियो की वर्चस्वता हो जाएगी, जिसका सीधा नुकसान कंज्यूमर को होगा। लेकिन तत्काल की जो परिस्थितियां हैं, फिनेंशियल कंडीशन है, इसमें वोडाफोन आइडिया उभरता हुआ नहीं दिख पा रहा है। कंपनी ने भी इसमें बहुत ही मामूली फंड इन्फ्यूजन किया है 1500 करोड़ का, जो 1,60,000 करोड़ के आस रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटा है, जिससे कंपनी को कोई लाभ होता नहीं दिख पा रहा है। कंपनी कई क्वार्टर से कंटिन्यूअस लॉस जनरेट कर रही है। ये जैसे लॉस इसके बढ़ेंगे वैसे इनकी लायबिलिटीज भी बढ़ती जाएगी, इनका डेट भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से वोडाफोन आइडिया निवेश के लिए बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। आगे मैं ब्रीफ में जल्दी से जल्दी फिनेंशियल आपको बता दूं कि इसका सेल्स जो है इस क्वार्टर में, मतलब पिछले क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में 11,000 करोड़ के आसपास आया था और इसका लॉस उसमें 6417 करोड़ के आसपास था। इसका बुक वैल्यू 8.38 रुपया है। इसका पी नील है क्योंकि प्रॉफिट देती ही नहीं, तो पीए कहाँ से आएगा, पीई कहाँ से आएगा। 52 में हाई लो की बात करें तो 17 रुपया का हाई है और 2 रुपया 40 पैसे का लो है। डिविडेंड कंपनी बहुत जमाने से नहीं दे रही है क्योंकि बहुत जमाने से इसकी फाइनेंशियल स्थिति खराब है। सेल्स ग्रोथ लगभग 1% के आसपास है, जो हमने बता दिया। फेस वैल्यू इसका 10 रुपया के आसपास है। दोस्तों, डेट इक्विटी रेशियो, डेट तो मैंने आपको बता ही दी, 1,60,000 करोड़ के रुपए के आसपास में पूरी लायबिलिटी आ गई है इस पे, लेकिन डेट इक्विटी रेशियो 1.71 है, वेरी डेंजर जोन।
उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर की स्ट्रॉन्ग हिस्सेदारी है 72% के आसपास है और FII 8.82% के आसपास है, जो कंटिन्यू अपनी होल्डिंग हर राइज पे FII बेच के निकल रहा है, जो वेरी डेंजरस साइन है। पिछले क्वार्टर में उसने 3.7% शेयर बेचा है और म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 4.5% के आसपास है, उसने भी 1.5% हिस्सेदारी बेचा है। अर्थात इतनी कम रेट पे 4 रुपए पे अगर इंस्टीट्यूशन शेयर को बेच रहे हैं, हर राइज पे बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि सभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, बड़े बड़े इन्वेस्टर को मालूम है कि कंपनी राइज नहीं करेगी, इसीलिए वो इस रेट पे भी पैसा निकाल के जो निकल रहा है वो अपने घर ले जाना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इसमें अपना पैसा बर्बाद ना करें, इसमें इन्वेस्ट ना करें। अभी बहुत सारी क्वालिटी कंपनियों को शेयर बहुत सस्ते में मिल रहे हैं जिसकी फिनेंशियल हेल्थ अच्छी है, इसलिए मेरा अपना मत है कि इस शेयर में पैसा लगाना उस पैसा को बर्बाद करने जैसा ही है। लेकिन फिर भी अगर दोस्तों आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो अपने फिनेंशियल एडवाइजर के सहयोग से ही डिसीजन ले या अपने विवेक का इस्तेमाल करें। दोस्तों इसी के साथ जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी लगती है, आपको इससे लाभ हो रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि मेरा हौसला बढ़ सके। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि।